Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार आज हम लोग से। इस वीडियो की मदद से बिहार में जाति आधारित जनगणना से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की जा रही है उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 1 जून 2022 ईस्वी को जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना की जाएगी। इसमें सभी जातियों और समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का अर्थ हो गया कि उसकी संपत्ति क्या है, चल और अचल संपत्ति, इसको भी बारीकी से वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना, आपको रिमाइंड कर दूं कि इस प्रकार की जनगणना सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 2011 ईस्वी में इसे पहली बार किया गया। उसके साथ साथ अब जा कर के बिहार में सामाजिक आर्थिक जनगणना यह 2022 से प्रारंभ होकर के 2023 में संपन्न होगी। तो इसमें यह जो जनगणना होगी वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जनगणना होगी और इसके लिए एक विशेष प्रकार का ऐप्स की मदद लेनी होगी और इस ऐप की सहायता से, ऑनलाइन की सहायता से, उस ऐप की सहायता से उसमें डाटा की प्रविष्टियां करानी होगी। उसके बाद जो डाटा प्रविष्टि होगी तो संबंधित परिवार की पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी और अंततः इसका फिर एक फॉर्म की सहायता से ऑफलाइन भी उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो इसकी जो तैयारियां हैं जोर शोर से चल रही है। प्रखंडों में चार्ज बनाने की कवायद तेज़ी से चल रही है। जिला स्तर पर प्रत्येक 700 की जनसंख्या पर एक चार्ज या एक गणक ब्लॉक बनाया जाएगा। अगर किसी वार्ड क्षेत्र की जनसंख्या 2500 है तो उसमें 4 चार्ज बनाए जाएंगे और प्रत्येक चार्ज में एक प्रगणक को तैयार किया जाएगा और उस प्रगणक का कार्य होगा कि उसकी जो सारी प्रविष्टियां हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की सहायता से उसमें प्रविष्ट कराएंगे। सारी प्रविष्टियां उसमें अपलोड की जाएगी और फिर वहां पे उस क्षेत्र की चौहद्दी, उस क्षेत्र की नक्शा भी तैयार की जाएगी। तो इस कार्य को संपादित करने के लिए राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद वह जो राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर है जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर को ट्रेंड करेंगे और वह जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पुनः प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक और गणक कर्मी को ट्रेंड करेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो प्रगणक यानी कि जो गणक कर्मी होंगे उसकी संख्या लगभग 1.72 लाख बताई जा रही है, यानी कि 1,72,000 इसकी संख्या होगी। जाति जनगणना कार्य के लिए प्रत्येक चार्ज में एक प्रगणक तो तैयार रहेंगे और 700 की आबादी पे उसको कार्य करने के लिए कहा जाएगा। इस आधार पर करीब बताया गया है कि कुल मिलाकर के इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। 1,72,000 प्रगणक को तैयार किया जाएगा और प्रत्येक चार्ज में, प्रत्येक खंड में उसे तैनात किया जाएगा। और बिहार में आप अवगत हैं, इस बात की जानकारी है आपको कि कुल 534 प्रखंड और 258 नगर निकाय है जिसमें चार्ज क्षेत्र में बांटा जाएगा। और यह कार्य 8 स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम काम करेगी, जिसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, जो कर्मचारी होंगे उसमें शिक्षक होंगे, लिपिक होंगे, मनरेगा कर्मी, मानी मनरेगा में जो काम करने वाले कर्मी है उसको भी लगाया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका से लेकर जीविका समूह के जो कर्मी है उसको भी इस कार्य के लिए लगाया जाएगा। और इसमें इस कार्य को पूरा करने में काफ़ी पैसे का खर्च होगा और इसमें बताया जा रहा है, इसकी सूची भी आ चुकी है कि प्रत्येक प्रगणक को, प्रत्येक पर्यवेक्षक को
उसके साथ साथ जो अन्य कर्मी है उसको कितनी राशि दी जाएगी, मोबाइल पे कितना खर्च होगा, इसका डिटेल आ चुका है, इसे आप समझ ही चुके होंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही जा रही है इस जाति आधारित जनगणना को संपन्न कराने में। और इसका लक्ष्य, इसका जो अंतिम निष्पादन होगा जाति आधारित जनगणना को, वह फरवरी 2023 तक लक्ष्य को पूरा करने की बात कही गई है। आप इस बात से भी भली भांति वाकिफ़ है, इसके पहले कर्नाटक में 2014-15 ईस्वी में इसी आधार पे सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना हो चुकी है। और उसमें लगभग, यानी कि उस समय जब जनगणना हुई थी 2014-15 में, तो वहाँ का जो खर्च बताया गया इस जनगणना में लगभग 150 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। तो प्रगणक को जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, पर्यवेक्षक को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। तो जिसमें पहले तो है कि मकान की गिनती की जाएगी, और मकान की गिनती में जो की जाएगी उसके लिए जहाँ पे एक मकान के बाद दूसरे मकान में कुछ गैप है, खाली स्थान है, जहाँ पे आगे चल कर के मकान बन सकते हैं, तो उसकी भी बातें कही गई है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे एक मकान पहले से बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ मकान है और यहाँ पे वेकेंट स्थान है, खाली स्थान है। तो आप यदि इसे नंबरिंग में 25 दिए हैं इस मकान का नंबरिंग, और फिर उसके बाद यहाँ पे 26 चले गए हैं, और भविष्य में यहाँ पे कोई मकान आगे चल कर के बन चुका है, 3 मकान बन चुका है, तो इसको 25A, इसका हो जाएगा 25B, और इस मकान की जो नंबरिंग होगी 25C होगा। या तो फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 25-1, फिर उसके बाद 25/2, फिर 25/3। तो इस प्रकार से मकान की सबसे पहले नंबरिंग दी जाएगी, गणना की जाएगी, और अंततः फिर आर्थिक सर्वेक्षण, यानी उन मेंबर की, उन सदस्य के जो मकान में रहते हैं, उनकी चल और अचल संपत्ति क्या है, इसका भी डिटेल रूप से आंकड़ा इकट्ठा करेंगे प्रगणक। और वह प्रगणक ऑनलाइन माध्यम भी करेंगे और ऑफलाइन माध्यम करेंगे। तो इस जनगणना से लेकर क्या क्या आगे चल कर के बेनिफिट्स होगा, उसके बाद इससे क्या क्या सरकार को महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे, इसकी जानकारी वह इस जनगणना के आधार पे कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट्स किस प्रकार से पिछड़े, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को दिया जाएगा, इसकी जानकारी हम लोग अन्य वीडियो में प्राप्त करेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।